ग्लाइसरोल को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। वो फैटी एसिड फिर बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं। किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होती क्या है? ये जो आपका फैटी एसिड बना है ट्राइसाइल ग्लाइसरोल से, यहाँ आपने जब डाइट ली है तो उस वक्त ये लाइपेज ने इसको डाइजेस्ट किया है आपके लीवर यहाँ एडिपोज टिश्यूज के अंदर या मसल्स के टिश्यू के अंदर से इसको ऑक्सीडाइज किया है। तो ऑक्सीडेशन जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है इसकी डेफिनेशन क्या है? The oxidation of fatty acid at beta carbon to produce one molecule of acetyl-CoA in each reaction. This is known as beta oxidation of fatty acid. यानी कि beta oxidation may be defined as oxidation of fatty acid on beta carbon. अच्छा, जो फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कहते हैं और तीसरे नंबर वाले को हम बीटा कहते हैं। वहां पे ऑक्सीडेशन होती है और सीक्वेंस वाइज एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल हर स्टेप के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले ये जो फैटी एसिड है ये एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट कैसे होता है? इसके ऊपर कोएंजाइम ए फॉर्म लगती है, यानी कि इसमें को फैक्टर कोएंजाइम ए लगेगा तो फिर ये फंक्शनल होगा। फैटी एसिड जब बनते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरोल से तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते जब तक इनके ऊपर कोएंजाइम ए नहीं लग जाता। तो होता क्या है, एटीपी की मौजूदगी में एक्चुअली 2 एटीपी मॉलिक्यूल इधर यूज होते हैं, ये आगे लगते हैं जाके फैटी एसिड के साथ। एटीपी की जब थायोकाइनेज की मौजूदगी में ये इसके साथ लग जाता है, एएमपी पोर्शन इसका लग जाता है और पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। पायरोफॉस्फेट के ऊपर पायरोफॉस्फेटेज एक्ट करता है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जिसको एडिनाइलेट भी कहते हैं, मोनो एडिनाइलेट, ये जो फैटी एसिड के ऊपर आके लग जाता है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर तो असाइल एडिनाइलेट बनते हैं। फिर अगले रिएक्शन में क्या होता है, ये एडिनाइलेट उतर जाता है और इसकी जगह कोएंजाइम ए लग जाता है तो हमारे पास फैटी एसाइल कोए है। अब ये फैटी एसाइल कोए ये एक्टिव फॉर्म है फैटी एसिड की, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और वहां पे डाइजेस्ट होता है। अगर तो ये 10 कार्बन तक फैटी एसिड है तो ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां पे ये इसकी डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10 से ज्यादा है तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, फिर इसके लिए कार्निटीन शटल की जरूरत होती है। वो कार्निटीन शटल क्या है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड या मीडियम चेन फैटी एसिड क्रॉस कर जाता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 कहते हैं। ठीक है, ये कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 क्या करता है? बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट शो करता है, कोएंजाइम ए को रिमूव कर देता है और कार्निटीन को कोएंजाइम ए की जगह लगा जाता है तो बनता है फैटी एसाइल कार्निटीन। फिर ये आउटर मेम्ब्रेन को तो फैटी एसिड ने क्रॉस, फैटी एसाइल को ये ने क्रॉस कर लिया, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं करता। फिर जब ये कार्निटीन इसके ऊपर लग जाती है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में तो फिर ये ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अगले रिएक्शन में क्या होता है, ये कार्निटीन उतर जाती है दोबारा, ये जो इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है ऐसे एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कैट2 कहते हैं, कार्निटीन साइल ट्रांसफरेज 2। इसका एक्शन इस कैट1 से बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे ये कार्निटीन लगा रहा है, यहाँ पे ये उतार रहा है, यानी कि कार्निटीन को उतार के कोएंजाइम ए लगा दिया। ये कार्निटीन दोबारा जो है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी और दोबारा से ये कैट1 के साथ फंक्शन अपना परफॉर्म करेगी तो दोबारा से ये फैटी एसाइल कोए बन जाता है। ये फैटी एसाइल कोए इस ट्रांसपोर्ट की क्यों जरूरत पड़ती है? जब फैटी एसिड 10 कार्बन से ज्यादा हो, 12, 14, 16, 18 का हो तो फिर ये कार्निटीन शटल इसको आगे करते हैं,
अंदर। ये कार्निटीन बड़ी जरूरी है, ये मैथियोनिन और लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होती है। तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर ये कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म फिर कम होती है और वो अफेक्ट करती है फिर दूसरी चीज़ों को। आगे जब फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वहां पे आ जाता है, तो उसके अंदर ये 4 रिएक्शन होते हैं। वो 4 रिएक्शन कौन से हैं वो हम ये सबसे पहले आपके फैटी एसिड की एक्टिवेशन हुई, फैटी एसिड कोए में आया, वो फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आया, फिर इसके ऊपर ये 4 रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज रिएक्शन होता है। तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका अल्फा और बीटा कार्बन है इसके अंदर से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एफएडी को मिलते हैं, वो FADH2 में चेंज हो जाता है। किस एंजाइम की मौजूदगी में? फैटी एसिड कोए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। फैटी एसिड कोए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। ये गलती से इधर CH2 लिखा हुआ है, ये CH है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के दरमियान ये इधर भी CH है, ये इधर भी CH है, गलती से ये CH2 लिखा गया। तो ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 आगे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम ट्रांसनाइल कोए कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इसलिए कहते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर होता है और एक नीचे होता है। फिर इसमें जो नाइल को ये है, इसमें वाटर की एडिशन होती है। वाटर की जब एडिशन होगी नाइल को ये हाइड्राटेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा वाटर में से और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसीलिए इसको बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए कहते हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज। आपको पता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो NAD को देता है तो वो NADH में चेंज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है तो उससे 3 ATP आते हैं। अब हमारे पास या भी इस कार्बन से ये दोनों प्रोटॉन निकल के NAD को मिल गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फैटी एसिड अगर उसके पास 2 कार्बोनाइल ग्रुप हों तो उसको कीटो एसिड कहते हैं। उसको कौन सा एसिड कहते हैं? कीटो एसिड। इसके ऊपर ये क्लीवेज रिएक्शन होगा थायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। यहाँ से बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, यहाँ से क्लीवेज होगी तो ये एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा और ये 2 कार्बन शॉर्ट फैटी एसिड है। लेट्स सपोज कि ये पाल्मेटिक एसिड था, तो 2 कार्बन फैटी एसिड, इसमें 2 कार्बन का जो है ना शॉर्टेज आई है, तो ये पाल्मेटिक एसिड मेरिस्टेमेटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरिसाइल कोए में चेंज हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर 12 कार्बन का बनेगा, फिर जाएगा, फिर 10 कार्बन का बनेगा और फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का जब बनेगा तो उससे डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए बनेंगे, ठीक है। 4 कार्बन का जब बने, एक दफा दोबारा देख लें कि सबसे पहले फैटी एसिड की एक्टिवेशन हुई, वो फैटी एसिड कोए में चेंज हुआ, फिर उसके ऊपर 4 रिएक्शन आए। यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन से जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है FAD को मिले, वो FADH2 में चेंज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होगा, उससे 2 ATP बनेंगे। इसके फंक्शन करने के लिए साइल को डीहाइड्रोजिनेज की जरूरत पड़ती है। फिर हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाती है और बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए बनती है। इसके ऊपर बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है। इस बीटा कार्बन से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो NAD को मिलते हैं, वो NADH+H में चेंज हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है तो उससे 3 ATP बनते हैं, फिर कीटोसाइल फॉर्म बनती है। यहाँ पे क्लीवेज होती है, कोएंजाइम इधर ऐड हो जाता है, ये 2 कार्बन शॉर्ट फैटी एसिड बनता है, साथ में एसिटाइल कोए बनता है। ये एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में जाके मेटाबोलाइज होता है तो इससे 12 ATPs बनते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड है उसमें 7 साइकिल होंगे, अगर 18 वाला है तो उसमें 8 होंगे, अगर 20 वाला है तो उसमें 9 साइकिल होंगे।
क्यों? क्योंकि आखिर में जो 4 कार्बन का फैटी एसिड बनता है वो डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है, इसलिए एक जो साइकिल है वो शार्ट होता है। तो जब 16 कार्बन वाला पाल्मिटाइल कोए एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है जाके, तो इससे 131 एटीपीज बनते हैं। कैसे? पाल्मिटाइल कोए जब 7 को कोएंजाइम ए के साथ मिलाएगा, 7 FAD और 7 NAD और वाटर 7 मॉलिक्यूल को आपस में मिलाएगा, तो इसे 8 एसिटाइल कोए 7 FADH2 7 NADH बनेंगे। ठीक है, ये 8 एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में मेटाबोलाइज होंगे तो उसमें 96 एटीपीज बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक एसिटाइल कोए से 12 एटीपीज बनते हैं। और जब 7 FADH2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होंगे तो इसमें 14 एटीपीज आएंगे, और जब 7 NADH ऑक्सीडाइज होंगे तो 21 एटीपी आएंगे। तो 96 प्लस 14 110 और 21 ये 131, दो शुरू में यूटिलाइज हो जाते हैं एक्टिवेशन में पाल्मेटिक एसिड को पाल्मिटाइल कोए में कन्वर्ट करने में। तो नेट हमारे पास 129 एटीपी आते हैं। ये आप देखें 7 जो सर जी FADH2 बने हैं इससे 14 एटीपी बने हैं, 7 NADH जो मॉलिक्यूल हैं इसमें 21 एटीपी बने हैं, जो आपके 8 एसिटाइल कोए बने हैं उसमें 96 एटीपी बने हैं। टोटल हमारे पास 131 आए हैं और 2 शुरू में यूज हुए हैं पाल्मेटिक एसिड को पाल्मिटाइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम सीड डिजीज कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? ये मीडियम चेन असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से होती है। मीडियम चेन साइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से होती है। मीडियम चेन का मतलब है ये 8 से 12 का या 10 कार्बन को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। जब मीडियम चेन नहीं होंगे तो इसका मतलब है शॉर्ट चेन नहीं बनेंगे फैटी एसिड, तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो जब इन्फेंट डाइट लेते हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो फिर वो फैटी एसिड से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सेट डिजीज है तो फिर ये वाला एंजाइम यानी कि मीडियम चेन साइल को डिहाइड्रोजिनेज जो 10 से कम कार्बन को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि मीडियम चेन आपको पता है मिल्क के अंदर होते ही मीडियम चेन फैटी एसिड है थर्ड कार्बन के ऊपर, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसी के अलावा जो लॉन्ग चेन है वो अप टू 10 कार्बन तक तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को डिहाइड्रोजिनेज उसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन जो मीडियम चेन है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पड़ेगा, जिसकी वजह से एनर्जी बच्चों के अंदर कम हो जाती है और उनमें डायरिया वोमिटिंग और फिर डेथ वाली सिम्टम्स आ जाती हैं। तो ये जो मीडियम चेन साइल को डिहाइड्रोजिनेज है इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बीटा ऑक्सीडेशन नहीं चलती मीडियम चेन की और उनकी सडन डेथ हो जाती है। इसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी हमारे पास जो मैकियन वोमिटिंग सिकनेस डिजीज है, ये कैसे होती है? इसमें बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया वोमिटिंग कन्वल्शन कामा और डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें वो अनराइप्ड एक्नी अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें एक अमीनो एसिड होता है हाइपोग्लाइसिन ए, ये क्या करता है? ये इनहिबिट कर देता है कि इसको फैटी एसिड को डिहाइड्रोजिनेज को, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन रुक जाती है और कीटोन बॉडीज का इजाफा हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ये जमैकन वोमिटिंग सिकनेस डिजीज। अब नॉर्मलिटी इन इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर कार्निटीन की डेफिशिएंसी होती है और कुछ में कैट1 एंजाइम यानी कि कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 की डेफिशिएंसी होती है। अगर वो डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर कीटोन बॉडी जो है उनका लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, लेकिन अमोनिया का लेवल और स्केलेटन मसल वीकनेस आएगी और लिवर डिजीज होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं होगी अगर कार्निटीन की डेफिशिएंसी है या कैट1 एंजाइम की डेफिशिएंसी है। तो अगर लॉन्ग चेन अमीनो एसिड ज्यादा होंगे
तो इसका मतलब है लॉन्ग चेन सॉरी फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ग्लूकोज भी सारा कंज्यूम हो जाएगा और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से स्केलेटन मसल वीकनेस आएगी और ये कार्निटीन की डेफिशिएंसी से होता है। और इसका हल क्या है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड फिर डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें। तो ये तो आपका हो गया बीटा ऑक्सीडेशन। आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए जी। सर ये कार्निटीन का दोबारा बता दें, ये फैटी एसिड्स को कैसे मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाती है? अच्छा वो मैं दोबारा उसकी तरफ आ जाता हूँ। हाँ ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, इन आउटर मेम्ब्रेन को तो इसने क्रॉस कर लिया, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर आपकी आउटर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कैट1 कहते हैं। ये कैट1 क्या करता है, कार्निटीन को कोएंजाइम की जगह लगा देता है। अब कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो गया और उसकी जगह कार्निटीन लग गई है। अब यहाँ पे कार्निटीन शटल्स हैं, ये फैटी फॉर्म को आगे ट्रांसफर कर देंगे। ये फैटी फॉर्म आगे ट्रांसफर हो गई है फैटी एसाइल कार्निटीन की फॉर्म में। फिर आपकी इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसको कैट2 कहते हैं। ये कैट2 क्या करेगा, कार्निटीन को रिमूव कर देगा, ये दोबारा आ जाएगी किसमें, साइटोसोल जो आउटर मेम्ब्रेन की है उसमें आ जाएगी और ये कोएंजाइम ए लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये कैट2 का जो रोल है वो अपोजिट होता है। कैट2 क्या करता है, ये कोएंजाइम ए को लगा देता है, फैटी एसाइल कोए बनता है और कार्निटीन रिमूव कर देता है। ये कार्निटीन दोबारा आती है माइटोकॉन्ड्रियल की आउटर मेम्ब्रेन के पास और दोबारा ये फंक्शन करती है। तो ये है किस तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और वहां पे जाके मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये है सर यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोआ बनाइए फिर आगे क्रेब्स साइकिल में मूव कर जाएगा? नहीं, ये फैटी एसाइल को ये बीटा ऑक्सीडेशन होगी इसकी। ये जो 4 रिएक्शन आपको बताए हैं, ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होगी इससे एसिटाइल कोए बनेंगे और ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएंगे और ये तब तक ये फैटी एसिड डाइजेस्ट हो जाता होता रहेगा जब तक सारे ये फैटी एसिड जो है उसके कार्बन एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो जाते, ठीक है। ये तब सर ये एसाइल कोएंजाइम कैसे रहता है? एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता करता रहेगा जब तक इसके सारे कार्बन एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो जाते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कार्निटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीज होती है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड डाइजेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड से ही मोस्टली आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि आप डाइट में मोस्टली जो फैट ले रहे होते हैं उनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड ज्यादा होते हैं मिल्क को छोड़ के, ठीक है। मिल्क के अंदर मीडियम चेन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड लगे होते हैं, लेकिन दूसरी जो फैटी डाइट है उसमें ज्यादातर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। ओके सर, थैंक यू। फैटी एसिड आपके डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो इसका मतलब है अल्टरनेटिव सोर्सेज डाइजेस्ट होंगे, वो ग्लूकोज है, माइनो एसिड है और आपकी स्केलेटन मास कम हो जाएगी। कीटोसिस यानी कि कीटोन बॉडीज बहुत कम हो जाएंगी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा और इससे क्या होगा कि वीकनेस आएगी। और इसका हल क्या है, आप ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा कार्न स्टार्च फूड लें जो कि स्लो डाइजेशन होती है और स्लोली ग्लूकोज रिलीज होता है, तो वो फिर आपको इस बीमारी से थोड़ा सा राहत देते हैं। ये कार्निटीन दो वजह से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म दो वजह से नहीं होती। एक तो कार्निटीन आपकी बॉडी में लिवर से नहीं बढ़ रही, दूसरा कैट1 जो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो तब ये डिजीज होगी। सर ये जो सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स, हाँ जी सर ये जो सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं इनको क्रेब्स साइकिल में एंटर होना होता है फाइनली, यानी जैसे ये फैटी एसिड्स हैं ये भी एसिटाइल कोएंजाइम बन जाते हैं, फिर ये क्रेब्स साइकिल में जाते हैं।
8 एसिटाइल कोए बनेंगे। तो 8 के 8 जब क्रैब साइकिल में मेटाबोलाइज होंगे तो उसे 96 एटीपी बनेगी। अब इन साइकिल्स के दरमियान दो चीजें बन रही होती हैं, एक FADH2 और एक NADH। हर साइकिल में एक FADH2 बनेगा और एक NADH बनेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होंगे तो इससे 5 ATP बनेंगे। 5 और 12 17, यानी कि एक साइकिल के दौरान 17 ATP बनते हैं। ठीक है, तो 7 साइकिल होंगे तो 17 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ATP आएगी, प्लस एक एक्स्ट्रा एसिटाइल कोई बनेगा, उसके 12 ATP आपने मिलाने हैं। ठीक है, तो ये जो हर साइकिल के दौरान है वो 17 ATP बनते हैं, यानी कि एक एसिटाइल कोई बनता है, एक FADH2 बनता है, एक NADH बनता है। जब वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होंगे तो 5 ATP बनेंगे। जब एक एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल में मेटाबोलाइज होगा तो उसमें 12 ATP होंगे। तो एक साइकिल के दौरान जो ATP बनते हैं वो 17 ATP बनते हैं। सर ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों लग जाते हैं ये जो कीटो एसाइल में? हाँ जी, ऐसा ही कीटो एसाइल में आपने कहा था 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाते हैं, क्यों? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, ये 2 कीटो ग्रुप हैं। ये जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डी हाइड्रोजनेशन होती है, NAD को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, तब ये बनते हैं। तो यहाँ से क्लीवेज होती है, कीटो फॉर्म के अंदर से बीटा कार्बन से क्लीवेज होती है। यहाँ पे कोई A लग जाता है तो रेडियसाइल कोए बन जाता है और ये एसिटाइल कोए बन जाता है। अब आगे सर जी। हाँ जी सर इसे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपने एक पॉइंट बताया था कि 16 कार्बन वाला होगा तो 7 साइकिल चलेंगे, ऐसा ये जो पॉइंट है ये दोबारा बता दें। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो इसमें 7 साइकिल होंगे। क्यों? क्योंकि जो आखिरी साइकिल होगा उसमें 4 कार्बन वाला फैटी एसिड कोई बनेगा, यानी कि कीटोसाइल कोई बनेगा। तो उसके ऊपर जब थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है तो उससे डायरेक्ट 2 एसिटाइल कोए बनते हैं, जिसकी वजह से साइकिल 8 चलने हैं तो वो 7 चलेंगे। इसीलिए आपके पास एसिटाइल कोए तो 8 आते हैं लेकिन साइकिल 7 होते हैं इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर नहीं समझ आ रही। ये आप देखें इधर, ये एक साइकिल हुआ तो 14 कार्बन वाला फैटी एसिड बना, फिर दूसरा साइकिल हुआ तो कितने 12 कार्बन वाला हुआ, तीसरा हुआ तो 10 कार्बन वाला, चौथा हुआ तो 8 कार्बन वाला, फिर पांचवा हुआ तो 6 कार्बन वाला, छठा हुआ तो 4 कार्बन वाला, सातवें में जो 4 कार्बन वाला है वो डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये पूरा साइकिल चलता तो फिर उसको 8वें में गिनना था। लेकिन ये जो 4 कार्बन वाला ये कीटोसाइल कोए है ये डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक साइकिल शार्ट होता है हमेशा। ठीक है, एक साइकिल शार्ट होता है क्योंकि 4 कार्बन वाला कीटोसाइल फॉर्म जो है वो डायरेक्टली 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया सर मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर 16 कार्बन है तो उसके 8 साइकिल चलने चाहिए थे, लेकिन वो 7 साइकिल चलते हैं, 2 कार्बन के लिए 1। 18 वाले में 9 चलने चाहिए, वो 8 होंगे, और 20 वाले में 10 चलने चाहिए, 9 साइकिल होंगे उसमें। ठीक है सर ये जो ऐसे। जी सर ठीक है। और सर ये जो सीड्स डिजीज आपने पढ़ाई है, से जो नेक्स्ट डिजीज है वो वाली दोबारा स्लाइड्स खोलिएगा। जमैकन वोमिटिंग डिजीज, ये जो अनराइपन एक्नी फ्रूट होते हैं, ये इनके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है हाइपोग्लाइसिन ए। ये बाज़ औक़ात ये जो आपका साइल को डिहाइड्रोजनेज है उसको ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से इसकी एक्टिविटी रुक जाती है और उसमें ये सिम्टम्स आती हैं हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, कन्वल्शन, कोमा और डेथ। अनराइपेंड एक्की फूड जो खाते हैं ना फ्रूट्स, उसमें ही होता है।
सर मतलब हम ये बीटा ऑक्सीडेशन में ये कह रहे हैं कि जो वैसे हम फैट प्रोडक्ट लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, लेकिन स्टार्विंग कंडीशन में बीटा ऑक्सीडेशन होगी ना, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी बीटा ऑक्सीडेशन। नहीं, बीटा ऑक्सीडेशन जब स्टार्विंग कंडीशन में होगी तो उसमें हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का एक्शन है, ठीक है। और जो आप फैट जब ज़्यादा लेते हैं तो उसमें फैटी एसिड ज़्यादा बनते हैं, फैटी एसिड जब वो फिर ज़्यादा डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। उसमें जो लाइपेज है वो वैसे ही जो है फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा कर देगा, और वो फैटी एसिड वैसे ही ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे, वो टिश्यू में जाके फिर मेटाबलाइज होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है